देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम का के सेंटर में है सन। ठीक है, तो पहले हम आपको सन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए सन जो है वो एक स्टार है और यहाँ पे एनर्जी का सोर्स मतलब ऊर्जा का स्रोत है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में इसको कहेंगे तापनाभिकीय अभिक्रिया। तापनाभिकीय अभिक्रिया और इसको कहेंगे हम लोग नाभिकीय संलयन। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसको ध्यान रखना है कि सन पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सन पर एनर्जी का सोर्स क्या है, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी आता है या आपको ये भी आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन। तो पहली बात ये अब क्या है ना कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर जैसे अर्थ है, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर अर्थ का सरफेस का मोटे तौर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है मतलब ऐसा है एवरेज। तो उसी तरह सन का सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और सन के कोर का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड यानी मोटे तौर पर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सन से आने पर पृथ्वी तक पहुंचने तक सन के मतलब सन के रेज को सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब क्या है ना कि सन जैसे यहाँ पर जो जहां तक हवा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो सन पर जहां तक गैस का लेयर है या गैस का आवरण है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर। ठीक है, क्रोमोस्फेयर हिंदी में इसको कहेंगे क्रोमोस्फेयर ऐसे। और सन के जिस भाग से हम लोग को ऊर्जा मतलब यहाँ प्रकाश मिलती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। ठीक, तो ये दो चीज याद रखना है कि सन पर जहां तक गैस का लेयर है आवरण है उसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं और सन के जिस भाग से हमको ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? ऊर्जा नहीं, प्रकाश मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। अब क्या है ना, सन पर गैस की तेज आंधी चलती रहती है। ठीक है, और उस आंधी से क्योंकि वहां से तरह तरह का हाई एनर्जी रेडिएशन धरती पर पहुंचता है। मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन का मतलब हुआ उच्च मतलब बहुत पावरफुल ऊर्जा का विकिरण। तो चूंकि वहां पर गैस की तेज आंधी चलती रहती है तो उस कारण से पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मतलब विद्युत चुंबकीय सिग्नल बाधित होता है। आप जो मोबाइल से बात कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, विद्युत चुंबकीय सिग्नल है। तो इसलिए इसको जो वहां पर गैस की तेज आंधी चलती है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म या चुंबकीय आंधी। फिर से समझ लीजिए कि सूर्य पर गैस की तेज आंधी चलती रहती है। ठीक है, और उस आंधी के कारण पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल विद्युत चुंबकीय सिग्नल बाधित होता है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है और वो हम लोग को पता रहता है कि कब होगा ये, कि इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है कि हमारा जो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होता है
वो बाधित होता है, इसलिए कुछ समय के लिए, खास करके आप जानते होंगे कभी कभार कि शेयर मार्केट को इतना बजे से इतना बजे तक बंद कर दिया जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक स्टॉर्म को समझ गए या चुंबकीय आंधी। अब क्या है ना कि सन पर एक स्पॉट है, वो स्पॉट बढ़ता रहता है, फिर मैक्सिमम जब पीक तक पहुंच जाता है फिर वो घटता है और फिर उतना ही हो जाता है जितना पहले था। तो दो लगातार मैक्सिमम सन स्पॉट के बीच का टाइम इंटरवल है 11.9 ईयर्स या 11 ईयर्स, मोटे तौर पर केवल याद रखिए कि 11 साल दो लगातार सन स्पॉट के बीच का समय अंतराल होता है 11 बस। ठीक, अब क्या है ना कि सन के बारे में हम लोग जानकारी ली। अब सन के चारों तरफ ढेर सारा प्लेनेट है। ठीक है, पहले इसकी संख्या हम लोग 9 मानते थे, अब बहुत सारे कारण से प्लूटो को प्लैनेट मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अभी यहां पर सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हम लोग मानते कि चक्कर काट रहा है। ठीक है, और देखिए ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है यूरेनस, ये नेपच्यून। और चूंकि प्लूटो को तो हम लोग ग्रह की श्रेणी से हटा दिए हैं, देखिए है तो यही, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। ये अभी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको अब हम लोग कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि ये देखिए सबसे नजदीक है सूर्य से, तो इसको इतनी ही दूरी तय करना होता है। हाँ, तो चूंकि नजदीक है तो इसको कम दूरी तय करना है, तो इसलिए जल्दी ये दूरी तय कर लेता है। तो इसको इतनी दूरी तय करने में लगता है 88 दिन, 88 डेज। ये चूंकि शुक्र इससे ज्यादा दूरी पर है, तो इसको बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ता है सूर्य का चक्कर काटने में। इसको 225 दिन लगता है सूर्य का चक्कर काटने में। ठीक है, अब पृथ्वी और ज्यादा दूरी पर है, तो पृथ्वी को इससे भी ज्यादा समय लगता है, इसको लगता है 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 65.1/4 दिन लगता है समय सूर्य के चारों ओर घूमने में। अब देखिए क्या है ना कि ये 1/4 दिन जो है ये 4 साल में एक दिन हो जाता है, इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष पर पृथ्वी का पर हम लोग लीप ईयर देखते हैं। नहीं, हर 4 साल पर पृथ्वी पर एक वर्ष 366 दिन का होता है, इसको लगता है 687 डेज। ठीक है, इसको लगता है 11.9 ईयर्स, इसको लगता है लगभग 29 वर्ष, इसको लगता है 84 ईयर्स, इसको लगता है 165 ईयर्स वर्ष, और इसको लगता है 248 वर्ष। तो ये देखिए, इसको याद रखना चाहिए, इसलिए कि ये कभी कभार परीक्षा में आता है कि किसका परिभ्रमण काल कितना है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने का समय कितना है। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं हम। देखिए 88 वर्ष बुध को लगता है, शुक्र को 225 दिन, पृथ्वी को 365.4, मंगल को या मार्स को
687 डेज, जुपिटर या बृहस्पति को 11.9 वर्ष, सैटर्न या शनि को 29 ईयर्स, और यूरेनस को 84 वर्ष, नेपच्यून को 165 ईयर्स और प्लूटो को 248 ईयर्स लगता है। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ ग्रह का विशेषता आपको जानना है। सबसे पहले तो अभी जो एग्जिस्टिंग जिसको हम लोग ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, प्लूटो छोड़ दीजिए, तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अब चूंकि प्लूटो को इसकी अलग कर दिया गया, इसलिए इसको ये छोटा हो गया सबसे। ठीक है, और इन दोनों के पास मतलब बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध मतलब मरकरी और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट, नो सैटेलाइट। उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों की विशेषता पहला हम बताएं कि ये छोटा सबसे है और इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि देखिए, आप ये मान लीजिए भट्ठी है, सबसे नजदीक आप यहाँ बैठे हैं, तो सबसे गर्मी ज्यादा आपको लगना चाहिए, तो उस हिसाब से बुध सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, बल्कि सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसको हम लोग कहते हैं वार्मेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो कौन है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, वार्मेस्ट प्लैनेट। ठीक, अब शुक्र को ही हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। शुक्र को ही हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे भोर का तारा और सांझ का तारा। शुक्र को क्या क्या कहा गया? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। यानी शुक्र क्या हुआ? शुक्र हुआ भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा, मतलब इवनिंग स्टार। और बताया कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता दें। ये सब हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस में। अभी इतना समझिए कि इसके पास कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैस है, जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो ग्रीन हाउस गैस है इसके पास। तो इसके कारण ये इसकी तुलना में ज्यादा गर्म है। हालांकि ये सूर्य से बुध की तुलना में ज्यादा दूरी पर है, उसके बावजूद ये ज्यादा गर्म है। तो सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में सबसे पहली चीज कि पृथ्वी जो है इसको हम लोग कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ये इसको हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? क्यों? क्योंकि जब हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला दिखाई पड़ता है। क्यों नीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% वाटर है। ठीक है, मतलब ओशन है, इस कारण से ये ब्लू दिखता है ऊपर से, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इसके पास एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग नाम दिए हैं मून, चंद्रमा। नहीं, इसके पास एक ही उपग्रह है, इसका नाम है चंद्रमा। अब देखिए मंगल है या मार्स, इसको हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट मतलब लाल ग्रह। ठीक है, ये लाल ग्रह हो गया। अब लाल ग्रह के बाद इसकी विशेषता क्या है कि इसके पास दो उपग्रह है, डायमोस और फोबोस। दो सैटेलाइट है इसके पास, डायमोस और फोबोस। इसको लाल ग्रह कहते हैं। तो हमारा दो पड़ोसी है, एक इधर शुक्र, इधर मंगल। ठीक,
अब बृहस्पति ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो ये है बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर हो गया। ठीक, अब जुपिटर के पास जो सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आपको इतना जानना चाहिए कि सैटर्न के पास नंबर ऑफ सैटेलाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जुपिटर का सैटेलाइट जो है वो सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है उसमें सबसे बड़ा है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, जुपिटर के पास जो सैटेलाइट है सबसे बड़ा, वो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसके जितने उपग्रह हैं उसमें से सबसे बड़ा है जुपिटर का, मतलब बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी हो गया। सैटर्न का के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा उपग्रह। ठीक, सैटर्न के पास, शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह। ठीक है, इसके पास एक रिंग है, इसके पास वलय है, इसको याद रखना चाहिए, सैटर्न के पास वलय है। ठीक है, अब देखिए कि यूरेनस की विशेषता क्या है और वीनस की, कि जितने ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं वेस्ट टू ईस्ट, सारा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। केवल वीनस और मतलब वीनस और यूरेनस ऐसा ग्रह है, वीनस और मतलब शुक्र और यूरेनस ऐसा ग्रह है जो, ठीक है, ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब यह पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और जो ग्रह है वो घूमता है पश्चिम से पूरब। तो इसको भी याद रखना चाहिए कि वीनस और यूरेनस दो ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं। सबसे पहले चीज तो आपको ये बताए कि जितना सोलर सिस्टम में ग्रह है उसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी है अर्थ का। ठीक है, अर्थ का डेंसिटी है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, ये यहां से यहां तक जो प्लैनेट है इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये सारा जो ग्रह है मंगल के बाद उसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट। क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। ठीक है, तो समझ गए? तो इतना सारा चीज आपको बताए कि ये यहां तक जो हुआ, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सबको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को क्या कहते हैं? ये प्लूटो तो खैर अब ग्रह की श्रेणी में है ही नहीं, तो इन सबको कहते हैं हम लोग जोवियन प्लैनेट, या इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। ठीक है, चलिए आज इतना ही।